अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। मेरा नाम है अबरार चौहान। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 के अंदर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 सॉल्व करने जा रहे हैं। ये एमसीक्यूज एंड ट्रू फॉल्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स हैं। तो चलते हैं हम लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 8। इसके लिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 इस लेक्चर के अंदर मैंशनड है और हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज का जो फर्स्ट पार्ट है इसमें हम एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। एमसीक्यूज़ की स्टेटमेंट पढ़ते हैं और उसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू, फॉर विच सिस्टम डज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हैज़ अ यूनिट ऑफ इनवर्स ऑफ कंसंट्रेशन, यानी कि 1/, कंसंट्रेशन के यूनिट किसके लिए हैं। अब 1/, कंसंट्रेशन के यूनिट्स को थोड़ा सा हम देख लेते हैं, ये होते क्या हैं। 1/, कंसंट्रेशन के यूनिट्स का मतलब है 1/मोल पर dm³, यानी कि आप यूँ समझ लें मोल पर dm³ -1 यूनिट्स इनमें से किस रिएक्शन के। हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। अगर सबसे पहले हम ऑफसेट करना चाहें, ख़त्म करना चाहें, तो ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी में जो केसी के यूनिट्स आएंगे वो कुछ भी नहीं आएगा। उसकी वजह क्या है कि ऑप्शन नंबर बी और डी में जो नंबर ऑफ मोल्स हैं रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के इक्वल हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ऑप्शन नंबर बी के लिए केसी लिखूं तो वो आएगा HI का स्क्वायर ओवर H² ओवर I²। अब जब मैं गौर करूं तो प्रोडक्ट में भी 2 मोल्स हैं, रिएक्टेंट में भी 2 मोल्स हैं। अगर मैं इनके यूनिट्स ड्राइव करता हूं तो मैं HI की जगह लिखूंगा मोल पर dm³ का स्क्वायर और A² और I² की जगह लिखूंगा मोल पर dm³ और यहाँ भी लिखूंगा मोल पर dm³। अब ये कैंसिल हो जाते हैं इस तरह और ये इससे, अपेरेंटली कैंसिल होके 9 यूनिट्स आंसर आया। सो ऐसे रिएक्शंस जिनमें जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इक्वल होते हैं, यानी कि रिएक्टेंट के मोल्स इक्वल हैं प्रोडक्ट के मोल्स के, तो ऐसे रिएक्शन के यूनिट ही नहीं होते। लिहाजा हमने ऐसे रिएक्शंस को कंसिडर ही नहीं करना यूनिट्स वाले कैलकुलेशन में जिनमें मोल्स आपके रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के इक्वल हों। लिहाजा मैं इसको क्लीन कर देता हूँ ताकि हम यहाँ पे उन रिएक्शंस की बात करें जिसमें हमारे एक्सपेक्टेड वैल्यू है। देखें, पर मोल का मतलब ये है कि जो आपके आंसर होगा ना उसमें 1 मोल का फ़र्क होगा। देखें, अगर आप फर्स्ट इक्वेशन को देखें तो इसमें प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में 2 मोल्स का फ़र्क है, लेकिन फॉर इक्वेशन नंबर सी हमारे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में 1 मोल का फ़र्क है। रिएक्टेंट के 2 हैं, प्रोडक्ट के 1 है, तो इनमें जो डिफरेंस है ना वो 1 मोल का है। और हमारे जो यूनिट्स हैं वो भी -1 की पावर में है, यानी कि जो कंसंट्रेशन का डिफरेंस है ना वो इनडायरेक्टली आपको इंडिकेट कर देता है कि कौन सी इक्वेशन आंसर इसका बन सकता है। तो मैं आपको बाद में इसकी ट्रिक भी बताऊंगा, लेकिन अभी मैं पार्ट सी के लिए ड्राइव करता हूँ यूनिट्स और आपको बताता हूँ कि हमें कैसे आइडिया हो जाता है कि इसकी कौन सी इक्वेशन है। पहले मैंने आपको बता दिया कि इसका पार्ट बी और डी जो है वो एप्लीकेबल ही नहीं है हमारे यूनिट्स के लिए, क्योंकि ऐसी इक्वेशंस जिसमें नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हो रिएक्टेंट प्रोडक्ट के उसके यूनिट्स ही नहीं आते। अगर मैं केसी निकालता हूँ फॉर सी तो वो निकलता है N2O4 डिवाइडेड बाय NO2 का स्क्वायर। यूनिट निकालें तो मोल पर dm³, मोल पर dm³। अच्छा, अब ये देखें, ये कैंसिल हो गया, नीचे बच गया 1/, मोल पर dm³। नाउ दिस इज व्हाट एक्चुअली रिक्वायर्ड, यानी कि यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन इन -1। इसको मैं यूं भी तो लिख सकता हूँ, इसको मैं इस तरह भी तो लिख सकता हूँ कि मोल पर dm³ -1। तो अब हमें कैसे पता लगेगा, उसका आसान तरीका है, ये ट्रिक आपने याद रखनी है। यूनिट्स जो होंगे, यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन, अगर किसी भी इक्वेशन के यूनिट्स फाइंड करना चाहते हैं तो आप लिखें यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन और ऊपर लिखें जो आपकी प्रोडक्ट के मोल्स हैं माइनस रिएक्टेंट के मोल। आप फॉर एग्जांपल फाइंड करना चाहते हैं ए इक्वेशन के यूनिट्स, तो आप सबसे पहले लिखें यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन। यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन क्या होते हैं, मोल पर dm³। फिर
जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के मोल्स हैं उनका डिफरेंस देखें। प्रोडक्ट के हैं 2 मोल्स, ठीक है, मैं ग्रीन मार्कर से हाईलाइट करता हूँ, ये हैं प्रोडक्ट के 2 मोल्स, और रिएक्टेंट के हैं 4 मोल्स, 3 हाइड्रोजन के हैं और 1 नाइट्रोजन का है। तो मैं यहाँ लिखूँगा 2 - 4, तो मेरा जो आंसर आया वो आएगा मोल पर DM³ -2। तो यूनिट्स मेरे आ गए ये वाले, इसको चाहे आप दूसरी फॉर्म में लिख लें, चाहे आप लिख लें मोल -2 DM6 लिख लें। तो जो ट्रिक है ना वो ये है, ये फार्मूला ऐसा है जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के मोल्स को आपस में माइनस करके यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन मेंशन करके आपको निकाल देगा। ये फार्मूला आपको एंट्री टेस्ट में बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि वहाँ आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप केसी के ज़रिए ये फार्मूला निकाल के फिर यूनिट्स निकालें। आप सिंपली ये फार्मूला यूज़ करें, यहाँ P के मोल्स आएंगे और यहाँ R के मोल्स आएंगे और आपका आंसर आ जाएगा। नाउ वी विल मूव ऑन टुवर्ड्स द सेकंड स्टेटमेंट। तो स्टूडेंट हम फर्स्ट का आंसर पहले मेंशन कर देते हैं C। फर्स्ट MCQ का आंसर है C। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द सेकंड स्टेटमेंट। विच स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम इज करेक्ट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है इक्विलिब्रियम के बारे में करेक्ट है? द फर्स्ट पार्ट, द वैल्यू ऑफ Kp फॉल्स विद द राइज इन टेम्परेचर, दैट इज़ एक्चुअली ओके। ये स्टेटमेंट वाकई करेक्ट है। क्यों? Kp और Kc जो होते हैं वो आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर Kc इंक्रीज़ करता है तो Kp भी इंक्रीज़ करता है। अपेरेंटली जो Kc है ये टेम्परेचर से लिंक्ड होता है। यहाँ आप यूँ समझ लें Kc डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, तो डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर होगा यूँ कि आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे ना तो Kc की वैल्यू बढ़ जाती है। अगर फॉर द एंडोथर्मिक रिएक्शन, फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो हीट को पसंद नहीं करते, उनमें Kc की वैल्यू कम हो जाती है टेम्परेचर बढ़ाने से। यानी कि ऑपोजिट इफेक्ट आता है टेम्परेचर का कि Kc की वैल्यू डिक्रीज़ कर जाती है, कम हो जाती है टेम्परेचर बढ़ाने पे, ऐसे रिएक्शन जो एक्सोथर्मिक हो। अब ये जो आपके पास रिएक्शन गिवन है इसमें -88, -188.3 लिखा हुआ है। दैट मीन्स दिस रिएक्शन इज एक्चुअली एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस को हीट पसंद नहीं होती, लिहाजा आप उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे Kc फॉल कर जाएगा। Kc और Kp, अगर Kc फॉल करता है तो चूंकि Kc और Kp आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सो Kp भी फॉल कर जाता है। सो इसकी जो आंसर होगा वो A होगा। वैसे भी Kp जो होता है वो रेशियो होती है पार्शियल प्रेशर्स ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर्स ऑफ रिएक्टेंट्स की। तो जब प्रोडक्ट ही कम बनेगी, क्योंकि रिएक्शन को तो टेम्परेचर पसंद ही नहीं है, आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, तो अपेरेंटली द पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट्स भी कम हो जाएगा कंसंट्रेशन कम होने से। तो इनडायरेक्टली बात करूं या डायरेक्टली बात करूं, दोनों सूत्रों में Kp कम हो जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट के पार्शियल प्रेशर कम होने से भी Kp कम हो जाता है। सो आप इसको Kc से इंट्रोड्यूस कराएं टेम्परेचर के रिस्पेक्ट, या यूं कह दें कि टेम्परेचर बढ़ाने से प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम होने से, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन डिक्रीज करने से अल्टीमेटली होगा क्या? पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट्स कम होगा। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट कम होने से आपका Kp जो है वो भी कम हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट लेट्स मूव टुवर्ड्स द थर्ड MCQ। The pH of 10⁻³ mole per DM³ of aqueous solution of sulfuric acid is what? बहुत आसान है, इसका तो बहुत आसान तरीका। और ये MCQ ऐसा MCQ है जो बोर्ड में बहुत ज़्यादा रिकरेंस रखता है, तो एज़ कम्पेयर टू अदर MCQs। तो इस MCQ को आपने इम्पोर्टेंट समझना है अपने बोर्ड के लिए। बहुत आसान है कैलकुलेट करना। देखिए मैं सबसे पहले तो इक्वेशन लिखता हूँ सल्फ्यूरिक एसिड की। H2SO4 मेक्स 2 हाइड्रोजन आयन एंड सल्फेट आयन। अब इसमें जो रिवर्स रिएक्शन है ना वो बहुत माइन्यूट है, इतना माइन्यूट है कि आप समझे नेग्लिजिबल है। यानी कि अगर मैं 10⁻³ मोल पर DM³ सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करूँगा किसी सोल्यूशन के अंदर, इतने मोल्स ऐड करूँगा पर DM³, तो शुरू में तो डेफिनेटली ये नहीं बनेंगे, लेकिन आफ्टर सर्टन टाइम आपका सारा का सारा सल्फ्यूरिक एसिड चला जाएगा प्रोडक्ट्स के अंदर, हाइड्रोजन आयन और सल्फेट्स के आयन्स के अंदर। देखें जो हाइड्रोजन आयंस बनेंगे वो 2 टाइम्स बनेंगे रिएक्टेंट के मुकाबले में, यानी कि एक रिएक्टेंट 2 हाइड्रोजन आयंस बना रहा है। तो सल्फ्यूरिक एसिड जो होगा वो क्या करेगा
2 गुना अपनी कंसंट्रेशन से हाइड्रोजन आयन बनाएगा और जितने सल्फेट्स आयन है वो अपनी कंसंट्रेशन के बराबर बनाएगा। अब ये है हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जो 10⁻³ मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड पर dm³ डिसॉल्व होने के बाद वाटर में प्रोड्यूस करता है। क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन ज़्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है, वेरी लो इसकी वैल्यू होती है, नेग्लिजिबल वैल्यू होती है रिवर्स डायरेक्शन में। तो हम अज्यूम करते हैं, वैसे भी ये कंसंट्रेशन बहुत कम है, लिहाजा 100% के करीब ये सल्फ्यूरिक एसिड डिसोसिएट हो जाता है और आयंस में कन्वर्ट हो जाता है इतनी कम कंसंट्रेशन अपनी स्ट्रेंथ या के वैल्यू ज़्यादा होने से। सो सारे का सारा सल्फ्यूरिक एसिड आपका आयोनाइज हो गया और इतनी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बनाई। अब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन का नेगेटिव लॉग ले लूँगा तो वो pH बन जाएगा। तो नेगेटिव लॉग ऑफ 2 × 10⁻³ ये अगर मैं इसका आंसर लेता हूँ तो मेरे पास आंसर आता है 2.7। सो मेरी pH आई 2.7। सो आपने करना क्या है, पहले इक्वेशन से हाइड्रोजन आयन फाइंड करनी है कि वो रिएक्टेंट आपका कितने हाइड्रोजन आयन बनाता है। देन आपने करना ये है कि वो जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन डेवलप हुई है उसका नेगेटिव लॉग लें, आपकी pH आ जाएगी। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द फोर्थ स्टेटमेंट। स्टूडेंट, फोर्थ स्टेटमेंट में हमसे ये पूछा जा रहा है कि द solubility ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज दिस वन, द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयंस इन द सोल्यूशन इज। ये एक्चुअली थोड़ा सा solubility प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखें, आपके पास कंसंट्रेशन फाइंड करने के लिए solubility प्रोडक्ट पता होनी चाहिए। KSP इक्वल होता है आयंस जो प्रोड्यूस होंगे सोल्यूशन में उनके solubility प्रोडक्ट के। अब सिल्वर क्लोराइड जब सोल्यूशन में जाएगा तो एक सिल्वर आयन बनाएगा और एक क्लोराइड आयन बनाएगा। अब सिल्वर क्लोराइड में जो सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन है और क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन है वो solubility प्रोडक्ट तो गिवन है लेकिन कंसंट्रेशन तो गिवन नहीं है, लिहाजा मैं इसको SC एज्यूम कर लेता हूँ, क्लोराइड आयन की भी कंसंट्रेशन को S एज्यूम कर लेता हूँ। KSP की वैल्यू मेरे पास गिवन है 2 × 10⁻⁻10। अब स्टूडेंट ये बन गई इक्वेशन S² 2 × 10⁻⁻10। मैं क्या करता हूँ, दोनों तो स्क्वायर रूट ले लेता हूँ तो मेरे पास S की वैल्यू आ जाएगी। S की वैल्यू आ गई मेरे पास 1.4110⁻⁵। नाउ दिस इज एक्चुअली द कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर एज वेल एज क्लोराइड आयन, यानी कि जितने सिल्वर आयंस है उतने ही क्लोराइड आयन है। बट समहाउ हमसे सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन पूछी गई है तो हमने KSP की इक्वेशन यूज़ करते हुए सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन निकाल ली। फॉर इंफॉर्मेशन मीन्स मैं सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ कि सिल्वर क्लोराइड या कोई भी आयनिक कंपाउंड जब डिसॉल्व कराया जाएगा तो वो अपने रिस्पेक्टिव आयंस में कन्वर्ट होगा तादाद के मुताबिक। मतलब मुझे कैसे पता लगा ये 1 1 नहीं आना है, इन पर कोई स्क्वायर या एक्सपोनेंट नहीं आना। देखिए सिल्वर क्लोराइड एक है और क्लोराइड आयन भी एक है, आयनिक कंपाउंड में 1:1 रेशो से आपस में जुड़े हुए हैं, लिहाजा आयंस भी उनके 1:1 बने हैं। फॉर एग्जांपल मैं अज्यूम कर रहा हूँ Cl2 होता तो यहाँ पे 2 आ जाना था, चूंकि ये 2 नहीं है लिहाजा हम इसको 2 अज्यूम करने के बाद मिटा देते हैं। इसका आंसर होगा B। नाउ स्टूडेंट, फिफ्थ MCQ, the excess of aqueous silver nitrate is added to aqueous barium chloride and precipitates is removed by filtration. What are the main ions? देखें, पहली बात तो यह एक्सेस का मतलब है ज़्यादा एज कंपेयर टू अदर। एक बात ये समझे कि एक्सेस का मतलब है मोर एज कंपेयर टू अदर, एज कंपेयर टू अदर। किसके अदर? यहाँ कौन है? यहाँ अदर कौन है? अदर है यहाँ एक्वस बेरियम क्लोराइड, यानी कि बेरियम क्लोराइड की से कंसंट्रेशन है 1 मोल, तो जो सिल्वर नाइट्रेट में ऐड कर रहा हूँ वो इससे ज़्यादा होगा, इसकी कंसंट्रेशन इससे ज़्यादा होगी। बेरियम क्लोराइड को और सिल्वर नाइट्रेट को अगर मैं मिक्स करूँ, सिल्वर नाइट्रेट और बेरियम क्लोराइड को मिक्स करूँ, पता है क्या है? बेरियम क्लोराइड जो होता है ना BaCl2 होता है। बेरियम जो होता है वो असल में सेकंड ग्रुप का मेंबर है, तो उसकी जो वैलेंसी और चार्ज होता है वो +2 होता है, उसके ऊपर 2 यानी कि 2 एटम जोड़ता है एज पर वैलेंसी। ये जब मिक्स होते हैं ना तो ये 2 सॉल्युबल सॉल्ट हैं, ये मिक्स होके एक इनसॉल्युबल सॉल्ट बनाते हैं और एक बनाते हैं सॉल्युबल। इनसॉल्युबल सॉल्ट कौन बनाएगा? देखें, पहली बात तो ये है कि इनसॉल्युबल सॉल्ट बनाएगा सिल्वर क्लोराइड। तो इस इक्वेशन में जो प्रोडक्ट बनेगी
वो बनेगी आपकी ये इरिवर्सिबल रिएक्शन होगा, ये बनेगी हमारे पास सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट PPT, इसके प्रेसिपिटेट बन गए, सॉलिड फॉर्म में चला गया और साथ बन गया बेरियम नाइट्रेट। ये बेरियम नाइट्रेट एक्वस फॉर्म में रहेगा यानी कि डिसॉल्व रहेगा। अब आपने गौर से मेरी बात सुननी है, सिल्वर नाइट्रेट ज़्यादा ऐड किया गया बेरियम क्लोराइड के मुकाबले में, यानी कि सिल्वर आयंस और नाइट्रेट आयंस ज़्यादा सारे भर दिए गए ऐसे सॉल्यूशन में जहाँ पे बेरियम और क्लोराइड आयंस पहले से मौजूद थे। सिल्वर के ज़्यादा सारे आयंस में से कुछ आयन तो बेरियम क्लोराइड के क्लोरीन पकड़ के सॉलिड फॉर्म में सिल्वर क्लोराइड बना के बैठ जाएंगे और कुछ सिल्वर आयन बच जाएंगे। अपने एक्सेस होने की वजह से कुछ सिल्वर आयन सॉल्यूशन में बच गए। नाइट्रेट भी ज़्यादा हैं बेरियम आयंस के मुकाबले में। क्यों? सिल्वर नाइट्रेट मैंने एक्सेस में डाला है, तो सिल्वर आयन ज़्यादा तो नाइट्रेट आयंस भी ज़्यादा है। तो नाइट्रेट आयन जो होगा वो कुछ तो बेरियम आयंस के साथ मिल जाएगा, लेकिन खैर समहाउ से बेरियम और नाइट्रेट में से नाइट्रेट भी एक्सेस है, वो भी आपके सॉल्यूशन में मौजूद होगा। बेरियम का क्लोरीन कैप्चर हुआ है, बेरियम नहीं कैप्चर हुआ, यानी कि सॉल्यूशन में बेरियम आयंस की फॉर्म में मौजूद है। अगर वो नाइट्रेट से ज्वाइन कर भी लेता है फॉर एग्जांपल, तो आपका जो सॉल्यूशन है उसमें बेरियम आयन एज सच मौजूद रहेगा आयन की फॉर्म में, क्योंकि वो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुआ। हाँ, बेरियम सल्फेट होता तो प्रेसिपिटेट बन जाता, लेकिन अभी चूंकि वो आयन की फॉर्म में है लिहाजा सॉल्यूशन में मौजूद है। हुआ क्या है, जो मैंने एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट डाले थे उसमें से कुछ सिल्वर आयंस ने क्लोरीन आयंस को मिलकर सिल्वर क्लोराइड बना के अलहदा हो गए। सॉल्यूशन में से क्लोराइड आयंस सारे के सारे एक्सेस सिल्वर आयंस ने निकाल के बाहर रख दिए प्रेसिपिटेट की फॉर्म में, पीछे कुछ सिल्वर के आयंस बच गए। बेरियम और नाइट्रेट सॉल्यूशन में रहेगा क्योंकि सॉलिड तो बनता नहीं, प्रेसिपिटेट तो बनता नहीं, लिहाजा इसकी कंसंट्रेशन को फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आपकी जो आंसर आएगा इसका वो आएगा बी। उसकी वजह क्या है कि आपके सॉल्यूशन में जो प्रेसिपिटेट हो रहे हैं वो सिल्वर और क्लोरीन हो रहे हैं। हाँ, अगर मैं इनकी कंसंट्रेशन इस तरह मेंटेन करता है कि सिल्वर सारा कंज्यूम हो जाता तो मेरा आंसर सिर्फ बेरियम और नाइट्रेट होता, लेकिन चूंकि एक्सेस ऑफ सिल्वर है लिहाजा उसका कुछ हिस्सा तो क्लोराइड आयंस को कैप्चर करके प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो गया, बाकी सिल्वर आयन सॉल्यूशन में बच गए। तो इसका ऑप्शन था बी। अब हम चलते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ। लॉ ऑफ मास एक्शन स्टेट्स दैट द डैश एट विच रिएक्शन प्रोसीड्स, यानी कि रिएक्शन जिस रेट से प्रोसीड करता है। सो अपेरेंटली यहाँ पे तो रेट ऑफ रिएक्शन आना है क्योंकि हमें डेफिनेशन से भी पता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टेंट्स। सो यहाँ पे आएगा रिएक्टेंट्स। अब यहाँ तो स्टेटमेंट से ही मुझे तो डेफिनेशन याद थी, मुझे तो स्टेटमेंट से अंदाज़ा हो गया कि इसमें ये वर्ड मिसिंग थे। याद रखिएगा रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टेंट के, ये लॉ ऑफ मास एक्शन इंडिकेट करता है। इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन और एक्सोथर्मिक हो, द टेम्परेचर विल शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन। देखें एक्सोथर्मिक है, हीट रिमूव कर रहा है, इसका मतलब उसे हीट पसंद नहीं है, लिहाजा आपको टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ेगा ताकि आप फॉरवर्ड डायरेक्शन यानी कि प्रोडक्ट्स की तरफ जाएं। तो लोअरिंग या लोअर करना टेम्परेचर को, वो आपका इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन यानी कि टुवर्ड्स द प्रोडक्ट जो है ना वो कर देगा, शिफ्ट कर देगा। उसका फ़ायदा क्या होगा कि जितना आप टेम्परेचर कम करते जाएंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए उतनी फेवरेबल कंडीशन होती है, उतना फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है। नेक्स्ट थर्ड, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर रिएक्शन 2O3 मेक्स 3O2, यानी कि ओजोन डीकम्पोजेज इनटू O2, ये इज़ 10 पावर 55, ये बहुत बड़ी वैल्यू है। इसका मतलब ये है कि 10 पावर 55 टाइम्स प्रोडक्ट है एज कंपेयर टू रिएक्टेंट्स, यानी कि O2 O3 के मुकाबले में 10 पावर 55 टाइम्स है अगर मैं इनकी रेशियो लूँ कंसनट्रेशंस की इन Kc। इट टेल्स द ओजोन इज, अब डेफिनेटली ओजोन तो सारी की सारी ऑक्सीजन में कन्वर्ट होना चाह रही है, लिहाजा वो अनस्टेबल कंसीडर होगी रूम टेम्परेचर पे। फोर्थ, इन गैस फेज रिएक्शंस इफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स आर इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, Kc ऑफ द रिएक्शन इज फिल इन द ब्लैंक, खाली जगह ब्लैंक, टू द Kp। देखें
बात यूं है कि अगर गैस फेज रिएक्शन यानी कि डेल्टा एन गैस फेज रिएक्शन में प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के मोल्स बराबर हों तो जो आपका Kp होता है ना वो तो वैसे इक्वल होता है Kc RT डेल्टा एन के, और डेल्टा एन 0 हो गया तो पीछे क्या बच गया, Kp इज इक्वल टू Kc। सो आपका यहाँ पे आंसर आएगा इक्वल्स। फिफ्थ, द बफर सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग टुगेदर अ वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट विद द, यहाँ पे खाली जगह आनी चाहिए थी और यहाँ पे आना चाहिए था स्ट्रॉन्ग एसिड। यानी कि अगर आप बफर सोल्यूशन बना रहे हैं किसका, वीक बेस का, तो उसका जो सॉल्ट होगा ना वो स्ट्रॉन्ग एसिड से रिएक्ट करके बनेगा। और अगर आप बफर सोल्यूशन बना रहे हैं वीक एसिड का तो उसका जो सॉल्ट होगा ना वो स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट करके बनेगा। सो स्टूडेंट दीज वर द फिल इन द ब्लैंक्स। अब हम चलते हैं ट्रू एंड फॉल्स की तरफ। स्टूडेंट जो ट्रू एंड फॉल्स है ना, इसमें सबसे पहला जो हमारे पास ट्रू एंड फॉल्स है वो हमसे पूछा जा रहा है कि व्हेन अ रिवर्सिबल रिएक्शन अटेन इक्विलिब्रियम बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर प्रेजेंट इन अ रिएक्शन मिक्सचर। जब रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेन करता है तो क्या रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों रिएक्शन मिक्सचर में अवेलेबल होते हैं? जी हाँ बिल्कुल, तभी तो इक्विलिब्रियम अटेन हुआ है। देखिए रेट ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, ये दोनों बराबर होने चाहिए। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों रिएक्शन मिक्सचर में इसलिए अवेलेबल होते हैं क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन दोनों बराबर हो जाते हैं, लिहाजा आपकी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही होती है और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में। सो दिस इज एक्चुअली ट्रू। सो ये ट्रू है, ये सही है। द Kc ऑफ द रिएक्शन इज गिवन बाय दिस, ये हमारे पास रिएक्शन है और ये Kc गिवन है। देयरफॉर इट इज अज्यूम्ड दैट A इज इक्वल टू, नो, एक्चुअली जब Kc ड्राइव किया जाता है तो हम ये कंसीडर करते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के इक्वल है। हम ये नहीं कंसीडर करते कि रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बराबर हो गई हैं, हम ये कंसीडर करते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के इक्वल है। लिहाजा ये स्टेटमेंट गलत है। वी शुड नॉट अज्यूम दैट concentrations are equal, we should only consider that the rate of forward and reverse reaction are equal. So this is actually a false statement. Third, a catalyst is a substance which increase the speed of reaction and consequently yield of the product. देखें ये तो बात सच है आदि कि रेट ऑफ रिएक्शन या स्पीड ऑफ रिएक्शन कैटलिस्ट बढ़ा देता है, लेकिन यील्ड ऑफ प्रोडक्ट नहीं बढ़ाता। यील्ड ऑफ प्रोडक्ट का कोई लेना देना नहीं है, इट ओनली इंक्रीजेज द फॉरवर्ड एज वेल एज द रिवर्स रिएक्शन। सो यील्ड का इससे कोई लेना देना नहीं है, दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। आयनिक प्रोडक्ट Kw of pure water at 25 degrees 10 power minus 14 mole square per dm cube 6 and is represented by Kw हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं pH और pOH के अंदर। सिल्वर क्लोराइड इज स्पेरिंगली सॉल्युबल आयनिक सॉलिड इन वाटर, इट्स सॉल्यूशन प्रोड्यूसेस एक्सेस ऑफ सिल्वर आयन एंड क्लोराइड आयंस। देखें अगर तो ये स्पेरिंगली सॉल्युबल है, इट मीन्स इट इज़ नॉट अ गुड कंपाउंड टू बी डिजॉल्व्ड इन वाटर, या इट इज़ नॉट अ गुड सॉल्युबल कंपाउंड। स्पेरिंगली का मतलब होता है बहुत कम, तो अगर ये कम डिजोल्व हो रहा है तो ये कब से एक्सेस ऑफ सिल्वर एंड क्लोराइड आयन बनाएगा? ये वेरी वेरी लेस सिल्वर एंड क्लोराइड आयंस बनाएगा, तो जिसकी वजह से ये प्रेसिपिटेट की फॉर्म में रहना ज़्यादा पसंद करेगा। तो ये स्टेटमेंट एक फॉल्स स्टेटमेंट है, ये उल्टी लिखी होनी चाहिए थी। अगर यूँ लिखा होता ना कि सिल्वर क्लोराइड इज़ वेरी सोलेबल आयनिक कंपाउंड इन वाटर, फिर ये एक्सेस ऑफ सिल्वर आयंस और क्लोराइड आयन बनाता। चूँकि ये स्पेरिंगली सॉल्युबल है लिहाजा इट डज नॉट मेक सिल्वर आयन और क्लोराइड आयंस। आई होप स्टूडेंट ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।